पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट का पूरा पार्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट है प्रेडिकेट। ये सेंटेंस का दूसरा हिस्सा होता है। सेंटेंस के जो मुख्य हिस्से होते हैं वो दो होते हैं। कोई भी सेंटेंस दो हिस्सों में बटा होता है, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट हमने पूरा पढ़ लिया है, अब बचा है केवल प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट होता क्या है पहले हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। मैंने एक सेंटेंस लिखा, जैसे एग्जाम्पल के लिए सी हैज कुक्ड फूड। इस पूरे सेंटेंस में अगर जो हम सी को छोड़ दें तो जो बचा पार्ट है वो सब प्रेडिकेट है। अब प्रेडिकेट में कई हिस्से लिखे हैं, एक तो ये लिखा है वर्ड, दूसरा ये वर्ड लिखा है और तीसरा ये वर्ड लिखा है। ये जो कई वर्ड लिखे हैं इट मींस इनके कई पार्ट्स होंगे। तो यहाँ पर प्रेडिकेट के कुछ पार्ट्स लिखे हैं, तो सबसे मेन पार्ट जो प्रेडिकेट का है वो है वर्ब। दूसरा पार्ट है ऑब्जेक्ट, क्योंकि हर वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। कुछ ही ऐसे वर्ब होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं होती है, बाकी मोस्टली वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। और एक और पार्ट लिखा है कॉम्प्लीमेंट। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है तो उन्हें कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिन्हें किसी की जरूरत नहीं होती है अपना अर्थ पूरा करने के लिए। तो यहाँ वर्ब्स के बारे में भी हमको सीख लेना है थोड़ा सा कि कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं जिन्हें हमें ऑब्जेक्ट देना होता है, जिन्हें हमें कॉम्प्लीमेंट देना होता है और जिन्हें हमें कुछ नहीं देना होता है। ये सारी चीजें हमको सीख लेनी है। इस सेंटेंस में हैज जो है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, कुक्ड मेन वर्ब का फंक्शन कर रही है और फूड इस कुक वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जो वर्ब फैक्टर है प्रेडिकेट का, सबसे पहला पार्ट जो है प्रेडिकेट के जो पार्ट हैं हम इन्हें लिखेंगे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। नंबर 1 पार्ट है वर्ब, नंबर 2 पार्ट है ऑब्जेक्ट और नंबर 3 है कॉम्प्लीमेंट। ये 3 पार्ट हैं प्रेडिकेट के। जो वर्ब है इसके कई पार्ट होते हैं, जैसे कि नंबर 1 वर्ब का पार्ट पहला, हम फर्स्ट पार्ट लिखेंगे वर्ब में हेल्पिंग वर्ब। दूसरे प्रकार की जो वर्ब होती है उसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। नंबर 2 मेन वर्ब और नंबर 3 लिंकिंग वर्ब। ये वर्ब के मैंने पार्ट लिखे हैं। हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में जो आए और मेन वर्ब की मदद करे उसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हर चीज सीखेंगे। मैंने लिखा सी इज कुकिंग फूड। तो यहां पर जो इज है
ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। और कुकिंग है, ये मेन वर्ब है। कुक को ये हेल्प कर रही है। तो ऐसी कितनी वर्ब्स होती हैं जो हेल्पिंग बन सकती हैं? तो ऐसी नंबर में 24 होती हैं जो हेल्पिंग बन सकती हैं, अर्थात किसी भी मेन वर्ब की हेल्प कर सकती हैं। ऐसी नंबर में 24 वर्ब्स होती हैं। अगर जो बात करें कि कौन कौन सी होती हैं, तो इसके लिए हम अलग वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट है मेन वर्ब। कुछ ऐसी मेन वर्ब्स होती हैं जिन्हें हमें कोई हेल्पिंग वर्ब देने की जरूरत नहीं होती है। कब? जब उसका टेंस प्रेजेंट या फिर पास्ट हो, तब उन्हें कोई हेल्पिंग वर्ब देने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन केवल और केवल इंडेफिनिट में, और वो भी इंडेफिनिट के केवल और केवल अफर्मेटिव पार्ट में हमें किसी भी प्रकार की कोई हेल्पिंग वर्ब देने की जरूरत नहीं होती है। जैसे मैंने लिखा राम प्लेस, तो यहां पर जो प्ले वर्ब है वो मेन वर्ब है। राम प्लेस, ये प्ले जो वर्ब है ये मेन वर्ब है। इसे किसी भी प्रकार की कोई हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका टेंस है प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट का अफर्मेटिव पार्ट है। तो जब प्रेजेंट का इंडेफिनिट अफर्मेटिव हो या फिर पास्ट का इंडेफिनिट का अफर्मेटिव हो, पास्ट के इंडेफिनिट में जैसे इसी सेंटेंस को मैं अगर जो पास्ट में लिख दूं, तो इसी सेंटेंस को मैं लिख दूंगा राम प्लेड। ये V2 है, ये V5 है, ये V2 है। वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इन दोनों टेंस में कभी भी कोई हेल्पिंग वर्ब को जरूरत नहीं होती है, किसी भी मेन वर्ब को। यहाँ पर चाहे जो मेन वर्ब आए, उनमें से किसी को हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती है। बाकी ऐसा कोई टेंस नहीं है जहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत ना हो, हर टेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। अब बात आती है कि लिंकिंग वर्ब फिर क्या होते हैं। तीसरी, मेन वर्ब तो बहुत सारी हैं, किसी भी वर्ड को हम यूज करते हैं वर्ब के प्लेस पर, तो वो मेन वर्ब का ही फंक्शन करती है। नेक्स्ट आती है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब कौन सी होती हैं? जिन वर्ब्स के बाद किसी भी प्रकार की कोई मेन वर्ब ना आए, जिन वर्ब्स के बाद किसी भी प्रकार की कोई मेन वर्ब ना आए और उन्हें कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता हो अपना अर्थ पूरा करने के लिए, उन्हें हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। जिन वर्ब्स को किसी भी प्रकार की कोई मेन वर्ब की आवश्यकता ना हो अपना अर्थ पूरा करने के लिए, उन वर्ब्स को सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट की जरूरत हो अपना अर्थ पूरा करने के लिए, उन्हें हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। रमन इज माय ब्रदर। रमन इज माय ब्रदर, इसमें जो इज वर्ड है ये हमारा लिंकिंग वर्ड है, इसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। क्यों लिंकिंग वर्ब कहते हैं? क्योंकि इसके बाद किसी भी प्रकार की कोई मेन वर्ब नहीं है। इसे अपना अर्थ पूरा करने के लिए एक कॉम्प्लीमेंट की जरूरत है। तब जब किसी भी वर्ड को अपना अर्थ पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट की जरूरत हो, तब हम उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो यहां पर हमने दो चीजें सीख ली हैं। प्रेडिकेट के पार्ट में हमने जो वर्ब सीखा है, वर्ब में हमने कॉम्प्लीमेंट भी सीखा है। वर्ब में कॉम्प्लीमेंट भी मैंने सीखा है कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब दूसरी बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इस प्रकार के, जैसे मैंने लिख दिया आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट,
इन सेंटेंसेस में आर, आई एम, इज, ये सब के सब लिंकिंग वर्ब हैं, क्योंकि इन्हें किसी भी प्रकार की कोई दूसरी मेन वर्ब की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आवश्यकता है किसी कॉम्प्लीमेंट की। तो ये है हमारे कॉम्प्लीमेंट, और यही पार्ट है कॉम्प्लीमेंट। किसी भी प्रेडिकेट का जो लास्ट पार्ट होता है इसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट भी आता है प्रेडिकेट के हिस्से में। दूसरी चीज वर्ब आती है, तो वर्ब में लिंकिंग वर्ब होती है। लिंकिंग वर्ब हो सकती है, ये रही लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब हो सकती है, मेन वर्ब हो सकती है। अगर जो इनको हम हटा दें तो मेन वर्ब भी हो सकती है, जैसे मैंने लिख दिया द टीचर टीचेज, द टीचर टीचेज हिस्ट्री। द टीचर टीचेज हिस्ट्री। अब यहां पर जो टीचेज है, इस टीचर के लिए मेन वर्ब बनी है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हो गया हमारा मेन वर्ब। और जो मेन वर्ब है, तो ये पार्ट है मेन वर्ब का, ये भी प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए तो ये सारा का सारा पार्ट प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट में मेन वर्ब आ गई, और ये जो बच गया ये क्या है? ये है ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ये है ऑब्जेक्ट। ये है दूसरा पार्ट ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब जब भी सेंटेंस में आएगी तो मेन वर्ब की जो काइंड होते हैं वो दो होते हैं। किसी भी मेन वर्ब के दो काइंड होते हैं। कौन कौन से? एक तो ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब। अब बात आती है ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं। ये मेन वर्ब का ही पार्ट है। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब दोनों के दोनों मेन वर्ब के ही पार्ट हैं। नंबर 1 ट्रांजिटिव वर्ब, ऐसी वर्ब जिसे हर हालत में एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हो। ऐसी वर्ब जिसे हर हालत में अपना अर्थ पूरा करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हो, उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब, एक ऐसी क्रिया, एक ऐसी वर्ब जिसे अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो, उसे कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। एग्जाम्पल में मैंने लिखा सी 8, उसने खाया, उसने खाया। दूसरा एक और सेंटेंस लिखते हैं, सी टॉट। एक और सेंटेंस लिखते हैं, सी लाफ्ड। अब यहां पर 3 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं। एक लिखा है सी 8 उसने खाया, दूसरा लिखा है सी टॉट उसने पढ़ाया, और तीसरा लिखा है सी लाफ्ड वो हंसी। 3 सेंटेंसेस। इन 3 सेंटेंसेस में जो वर्ब यूज की गई है, एट, टॉट, लाफ्ड, इनमें से कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है और कौन सी इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये हमको सीख लेना है। एट खाया, तो मन में एक क्वेश्चन बनता है, खाया तो क्या खाया? और जैसे ही मन में क्वेश्चन बना कि क्या खाया, मतलब इस वर्ड को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, और जब जरूरत है तो वही वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। इसलिए जो 8 है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। 8 कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरा, उसने पढ़ाया, क्या पढ़ाया?
हिस्ट्री पढ़ाया, मैथ्स पढ़ाया, इंग्लिश पढ़ाया, कुछ तो पढ़ाया होगा। तो ये कुछ तो जो क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। लाफ्ड, वो हंसी, इसे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। हंसी, क्या हंसी हम पूछ सकते हैं? नहीं पूछ सकते हैं। और तो जब क्या हंसी पूछ नहीं सकते हैं, इट मींस ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो ये हो गई हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं। सी स्लीप्स, वो सोती है। हम ये नहीं पूछ सकते हैं इससे कि वो क्या सोती है। हम पूछेंगे तो कहां पूछेंगे, कहां सोती है। और कहां पूछने पर एडवर्ब मिलता है, कहां पूछने पर एडवर्ब मिलता है, क्या पूछने पर ऑब्जेक्ट मिलता है, अर्थात नाउन मिलता है या प्रोनाउन मिलता है। तो जब क्या पूछेंगे तो क्या पूछने पर जो मिलेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तब ये ऑब्जेक्ट के आधार पर ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, ना कि एडवर्ब के आधार पर। हम पूछेंगे इससे सी स्लीप्स, सोती है तो कहां सोती है, या कैसे सोती है, कब सोती है, ये क्वेश्चन करेंगे। तो कब, कहां, क्यों, ये वर्ड जो आते हैं, कैसे, ये एडवर्ब होते हैं। जो स्लीप वर्ड को मॉडिफाई करेंगे, तो जो स्लीप वर्ड को मॉडिफाई करेंगे वो एडवर्ब होंगे। तो ये कभी भी ट्रांजिटिव नहीं बन सकती है, ये हमेशा इंट्रांजिटिव ही वर्ब रहेगी। वैसे ये भी है। नेक्स्ट, हमने जो ऑब्जेक्ट लिखा है, इस ऑब्जेक्ट के भी दो पार्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट के भी दो पार्ट होते हैं, 1 नंबर और 2 नंबर। 1 नंबर में जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और 2 नंबर पे जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो सीधे वर्ब को चाहिए, सीधे जब वर्ब को चाहिए होता है कोई चीज, तो हम उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। सिर्फ उसी की जरूरत हो और किसी की जरूरत ना हो। जैसे मैंने लिखा ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है। हमने पूछा क्या खेल रहा है, तो ये जो क्या वर्ड है, क्या पूछने पर अगर जो हमें कुछ मिल जाता है, क्या पूछने पर अगर जो हमें सेंटेंस में कुछ मिल गया, तो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्या पूछने पर अगर जो हमें कुछ मिलता है तो हमेशा वो मिलेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। तो ये जो फुटबॉल है, हमने पूछा क्या खेल रहा है, आपने कहा सर फुटबॉल खेल रहा है। तो फुटबॉल क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक और सेंटेंस लिखते हैं। मैंने लिखा आई taught you English, I taught you English, मैंने पढ़ाया, मैंने पढ़ाया, I taught, मैंने पढ़ाया, क्या पढ़ाया, इंग्लिश। तो ये आपका है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब एक और तो ऑब्जेक्ट बच गया, किसे पढ़ाया, पढ़ाया तो किसे पढ़ाया, आपको, आपको पढ़ाया। तो ये आपको क्या है, ये है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को निकालने का क्या होना चाहिए कि अगर जो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकाल रहे हैं तो आपको हर हालत में व्हाट पूछना है। व्हाट पूछने पर अगर जो आपको आंसर मिल रहा है तो हमेशा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। और हुम पूछने पर आंसर मिल रहा है, हुम, किसे, किसको, अगर जो पूछने पर आंसर मिल रहा है तो हमेशा वो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। हुम पूछने पर
इनडायरेक्ट, व्हाट पूछने पर डायरेक्ट, इतना आपको याद रखना होगा। तो हमने कुछ पार्ट पढ़ लिए हैं जो मेन थे, जो इस प्रेडिकेट के मेन पार्ट हैं वो हमने पढ़ लिए। प्रेडिकेट के मेन पार्ट जैसे हमने पढ़ लिया वर्ब, हमने पढ़ लिया ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट के काइंड भी पढ़ लिए, वर्ब के भी काइंड पढ़ लिए। जैसे वर्ब के काइंड हमने कौन कौन से पढ़े हैं, तो पहला वर्ब का काइंड पढ़ा हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मेन वर्ब और तीसरा लिंकिंग वर्ब। ठीक, क्या इसके अलावा भी कुछ वर्ब्स होती हैं? हाँ होती हैं, इनके अलावा भी होते हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, उनकी एक अलग क्लास होगी। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के भी मैंने काइंड पढ़ लिए। ऑब्जेक्ट का पहला काइंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट भी मैंने पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट जो लिंकिंग वर्ब के बाद आता है, किसी भी लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाला पार्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो जो लिंकिंग वर्ब का पार्ट मैंने पढ़ा उसी में मैंने कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ लिया। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रेडिकेट का पूरा पार्ट हमने पढ़ लिया। यहाँ पर हमारे पास कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जिनमें राजन, शीतल, सरल ये सेंटेंस के सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए अगर जो, तो सारा पार्ट प्रेडिकेट है। तो इसमें यहां से यहां तक प्रेडिकेट है, इसमें ये प्रेडिकेट है और इसमें ये प्रेडिकेट है। नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ये पार्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट।